Hello student, how are you? Fine? Okay. So बेटा हमारा चैप्टर चल रहा था पी ब्लॉक एलिमेंट, दैट इज चैप्टर 7, द पी ब्लॉक एलिमेंट. पी ब्लॉक एलिमेंट. ओके बेटा, ग्रुप 15 चल रहा था. ग्रुप 15 में हमने अमोनिया की प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड उसकी यूजेस हमने पढ़ा था. नाउ नेक्स्ट इज द nitric acid. Okay, the formula of nitric acid is beta HNO3. Okay, so in this topic we will discuss about the preparation of nitric acid, properties of nitric acid and uses of nitric acid. Okay, so first, nitric acid. नाइट्रोजन फॉर्म मेनली 3 ऑक्सो एसिड्स. कौन कौन से बेटा? हाइपोनाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड. सो नाइट्रोजन फॉर्म 3 हाइपोनाइट्रस एसिड, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ H2N2O2, नाइट्रस एसिड that is HNO2 and nitric acid that is formula of HNO3. So beta nitrogen form mainly 3 acids: hyponitrous acid, nitrous acid and nitric acid. So beta nitric acid is one of the most important compound and mainly used in organic compound. Okay, so first of all we'll discuss about nitric acid. First of all we'll discuss preparation. Okay, how nitric acid can be prepared? तो बेटा वही सेम लेबोरेटरी मेथड एंड कॉमर्शियल मेथड. तो बेटा इन लेबोरेटरी कैसे बनती है ये? जब हम सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट, फर्स्ट दैट इज द लेबोरेटरी मेथड. सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट इनमें से किसी के साथ जब हम एसिड H2SO4 की रिएक्शन करवाते हैं तो बेटा क्या देगा ये? सोडियम बाइसल्फेट एंड नाइट्रिक एसिड. सो इट विल गिव सोडियम बाइसल्फेट NaHSO4 प्लस नाइट्रिक एसिड. बेटा लेबोरेटरी मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है. ये कंप्लीट द रिएक्शन में आता है. कंप्लीट द रिएक्शन जैसे ऐसे गिवन होगा NaNO3 प्लस H2SO4 या KNO3 प्लस H2SO4, तो उसमें आपको बनाना पड़ेगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट प्लस नाइट्रिक एसिड. सो बेटा दीज आर द लैबोरेटरी प्रिपरेशन. नाउ सेकंड वन इज द कॉमर्शियल प्रोसेस. बेटा कॉमर्शियल प्रोसेस में पहले आ जाओ, दैट इज द ऑस्टवॉल प्रोसेस. ओके, इन दिस प्रोसेस क्या करते हैं बेटा? पहले अमोनिया से हम NO बनाते हैं. NO से फिर हम NO2 बनाते हैं. NO2 से फिर हम वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है? HNO3. तो पहले अमोनिया का हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर. इट गिव्स क्या देगा बेटा? ये 4NO प्लस 6 वाटर. बैलेंस कर लो. ओके, फर्स्ट स्टेप में क्या बन गया बेटा आपका? दैट इज द NO. ओके, नाउ इन सेकेंड स्टेप NO react with O2, it gives NO2, that is reverse reaction. यहाँ कैटलिस्ट यूज कर लेते बेटा. एंड इन थर्ड स्टेप दिस NO2 react with nitric acid, this NO2 react with water, gives nitric acid. So बेटा nitric acid and NO. अब ध्यान दो बेटा, आप देख रहे हो ऑस्टोवॉल प्रोसेस, दैट द कॉमर्शियल प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ formation of nitric acid. In first step ammonia react with oxygen give nitric oxide. This nitric oxide react with oxygen give nitrogen dioxide.
बेटा बाकी इसको बैलेंस कर लो, 2 2। This NO2 react with water, nitrogen oxide react with water, it gives HNO3. But NO2 react with water, it gives HNO3. तो बेटा ये 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। ऑस्टवर्ड प्रोसेस कंप्लीट इन 3 स्टेप। इन फर्स्ट स्टेप अमोनिया रिएक्ट विद ऑक्सीजन गिव्स NO, NO react with O2 gives NO2, and NO2 react with nitric acid, or NO2 react with water, it gives nitric acid. ओके बेटा, दैट इज द प्रिपरेशन, ऑस्टवर्ड प्रिपरेशन। ओके, यहां से जो हमें नाइट्रिक एसिड मिलता है बेटा, दैट इज 68% ऑफ नाइट्रिक एसिड। ओके, इट मींस 32% क्या है? इट मींस 32% बेटा क्या है इसमें? वाटर है। सो वाटर कैसे हटाएंगे? तो इसको हम उसमें ऐड कर दें क्या? H2SO4। तो इसको क्या करते बेटा हम? बाय डिहाइड्रेशन with concentrate H2SO4, तो क्या हो जाएगा ये? 98% HNO3 में चेंज हो जाती है बेटा। सो ये किस में चेंज हो गई? 98%। सो हम इसकी कंसंट्रेशन को 68% को 98% में 68% को हम 98% में चेंज कर सकते हैं। कैसे? उसमें कंसंट्रेट H2SO4 डालोगे। क्यों बेटा? कंसंट्रेट H2SO4 इज यूज्ड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। कंसंट्रेटेड H2SO4 इज यूज्ड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। जो भी इसके अंदर जैसे 68% HNO3 है, ओके, बाकी क्या है? मॉइस्चर वगैरह है, तो उसमें से वाटर को रिमूव करना है, तो क्या करते हैं? वाटर यदि रिमूव करना है तो उसमें H2SO4 ऐड कर देते हैं। तो H2SO4 ऐड कर देंगे तो क्या होगा बेटा? H2SO4 ऐड करने पे वो वहां से वाटर रिमूव हो जाएगा और ये 68 से 98% बच जाएगा। ओके, नाउ नोट डाउन। नाउ नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड। प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड, क्या क्या प्रॉपर्टी बेटा? प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड। प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड। आपने लैब में कभी नाइट्रिक एसिड को देखा होगा बेटा? अगर आपने लैब में कभी नाइट्रिक एसिड को देखा होगा तो क्या होती है? कलरलेस होती है, ओके, एंड बिकम येलो। अगर उसको ओपन रख देंगे तो येलो हो जाती है। क्यों? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ NO2। तो मेनली कलरलेस होती है, कलरलेस एंड बिकम येलो, क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ NO2। NO2 का क्या होगा बेटा? ये आपका येलो हो जाती है। लैब में 68% जो लैब में हम यूज करते हैं वो 68% HNO3 होती है। 98% होती है। 98% वाला HNO3 बेटा वो ज्यादातर कहाँ यूज होती है? कॉमर्शियल पर्पस के लिए बेटा। ओके, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसका जो नेचर होता है बेटा, दैट इज नाइट्रिक एसिड बिहेव्स एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इट बिहेव्स एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड होती है। क्यों बेटा? बिकॉज दीज आर मिनरल एसिड। बताया था ना, मिनरल एसिड क्या होती है? मिनरल एसिड बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होती है। और ऑर्गेनिक एसिड बिकॉज दीज आर इनऑर्गेनिक एसिड, सो इनऑर्गेनिक एसिड आर वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। एंड ऑर्गेनिक एसिड जो प्लांट वगैरह से मिलती है वो क्या होती है बेटा? दीज आर वीक एसिड। ओके, सो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होती है बेटा। अगर गैसेस फेज की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा? HNO3। इनका बेटा बॉन्ड एंगल 100, ये 130 डिग्री, 102 डिग्री, इतना बॉन्ड एंगल याद रखनी होती है बेटा। बस ये ध्यान रखें स्टेप्स का स्ट्रक्चर होता है OHNO। सो दैट इज द फार्मूला ऑफ HNO3। ओके, दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड। हमने कैसे कहा ये स्ट्रॉन्ग एसिड है? कैसे कहा हमने स्ट्रॉन्ग एसिड है? क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है HNO3 when acid react with water क्या देगा? It will give H3O, याद है हाइड्रोनियम आयन। जो जितना ज्यादा हाइड्रोनियम आयन देगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो when HNO3 react with water it gives हाइड्रोनियम आयन।
और यहाँ से NO3 नेगेटिव अलग हो जाता है। ओके बेटा, सो दे आर स्ट्रॉन्ग एसिडिक इन नेचर। हाउ कैन यू से व्हेन HNO3 react with water it gives hydronium ion. Okay बेटा, now it acts as an ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है बेटा। अगर हम इसका नेचर की बात करें तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करती है। ओके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है बेटा। HNO3 की बात करते हैं तो हम लोग, तो दीज आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, क्या करती है ये, बहुत से मेटल्स को ऑक्सीडाइज कर देती है, एक्सेप्ट किसको, नोबल मेटल्स को, जैसे गोल्ड और प्लैटिनम। गोल्ड और प्लैटिनम के साथ, गोल्ड एंड प्लैटिनम बेटा दीज आर नोबल मेटल्स, ये नोबल मेटल्स होती है, किसी से रिएक्ट नहीं करती है। लेकिन फिर भी कहते हैं कि एक्वा का नाम सुना होगा, बताऊंगा मैं आपको। तो इसमें क्या होता है, 3 पार्ट ऑफ HCl एंड 1 पार्ट ऑफ HNO3। तो 1 पार्ट ऑफ HNO3 एंड 3 पार्ट ऑफ HCl मिलके बनता है एक्वा। क्या करती है, एक्वा में जो नोबल मेटल है गोल्ड और प्लैटिनम, वो भी उसको डिसॉल्व कर देती है। ओके, जैसे देखा जाए तो गोल्ड और प्लैटिनम नोबल मेटल्स है, वो किसी से रिएक्ट नहीं होती है। ओके बेटा, सो दीज आर द नोबल मेटल्स। ओके, नाउ दीज आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सो it attack many metals except noble metals. Okay, the product of oxidation depend on the concentration of acid, temperature and nature of the material. हम कौन सा मटेरियल, कैसा नेचर, किस मटेरियल का यूज कर रहे हैं, टेम्परेचर कितना यूज कर रहे हैं। ओके, और तो बेटा कितनी एसिड की कंसंट्रेशन कितनी है, तो डिपेंड करता है उसके ऊपर। सो बेटा, अब इनकी जो मैं आपको बता रहा हूँ रिएक्शन, इनको ध्यान रखना, क्योंकि अगर HNO3 की बात करें बेटा, HNO3 में क्या चीज होती है, 2 चीज होती है। कौन सी, एक तो डाइल्यूट HNO3, एक कंसंट्रेट HNO3। मैं बता दूं बेटा, डाइल्यूट HNO3 और कंसंट्रेट HNO3 दोनों के साथ जब मेटल रिएक्ट करेगी तो दोनों मेटल, ये मेटल के साथ भी रिएक्ट करती है, नॉन मेटल के साथ भी। सो नाइट्रिक एसिड रिएक्ट बोथ मेटल एज वेल एज नॉन मेटल्स। सो पहले मेटल के साथ देखो, डाइल्यूट कुछ और प्रोडक्ट देगी और कंसंट्रेट कुछ और देगी। ओके बेटा, सो अगर बात करते हैं कॉपर की, पहले कॉपर रिएक्ट विद कंसंट्रेट डाइल्यूट HNO3 एंड कॉपर रिएक्ट विद कंसंट्रेट HNO3। ओके, सेम जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट HNO3 एंड जिंक रिएक्ट विद कंसंट्रेट HNO3। बेटा इसको देखो, रिएक्शन इंपोर्टेंट आता है कंप्लीट द रिएक्शन में। तो जब हम कॉपर से करवाएंगे तो क्या बनेगा, कॉपर नाइट्रेट और वाटर। कॉपर नाइट्रेट और वाटर तो दोनों बने बेटा, CuNO3 का ट्वाइस प्लस वाटर, CuNO3 का ट्वाइस प्लस वाटर। अब डाइल्यूट में कौन सा गैस बनेगा और कंसंट्रेट में कौन सा गैस बनेगा, ध्यान रखना। डाइल्यूट HNO3 साथ करेंगे तो इसके साथ NO, कॉपर जब डाइल्यूट HNO3 से करता है तो क्या बनता है NO, और अगर कंसंट्रेट से करता है बेटा तो NO2। ये दोनों सेम है, बाकी डिफरेंस क्या है, उसके साथ NO देता है बेटा और इसके साथ NO2 देता है। ओके, तो बेटा इसका ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट, जिंक वाले केस में क्या होता है बेटा, सेम जिंक नाइट्रेट तो देगा ही देगा, और वाटर, ध्यान दो बेटा कॉमन रिएक्शन है, जिंक नाइट्रेट और वाटर तो देगा ही देगा, प्लस इसके थोड़ा सा अपोजिट होता है। कैसे, ये डाइल्यूट के साथ बेटा N2O देता है केवल, और ये NO2। इट मींस केवल इस वाले केस में आपको ध्यान रखना, तो जिंक खा लेता है N2O, बाकी सारे के सारे मेटल क्या देंगे, NO देंगे। कंसंट्रेट में बेटा ये कंसंट्रेट है, कंसंट्रेट में कॉपर भी दे रहा है NO2 गैस एंड जिंक भी NO2 गैस दे रहा है। अब देख रहे हो, तो ये फिक्स है कि मेटल के साथ जब
कंसंट्रेट HNO3 की रिएक्शन कहते हैं तो पहले सॉल्ट और वाटर देता ही देता है। ओके, इसको बेटा आप बैलेंस कर लेना। ओके, बैलेंस आप खुद करोगे इसको। तो ये क्या था बेटा, मेटल के साथ जब एसिड रिएक्ट करती है तो मेटल का नेचर कैसा होता है, बेसिक। एसिड रिएक्ट करेगी तो क्या देगा बेटा, बेस प्लस एसिड, क्या देगा, सॉल्ट, वाटर और ये गैस। बस ये दोनों केस एक्सेप्शन केस है, NO और NO2 N2O, बाकी हर केस में क्या देगा, NO2 देगा। ओके बेटा, अगर हम नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ध्यान दो, जैसे आयोडीन, कार्बन, अगर ये नॉन मेटल के साथ करवाते हैं हम, आयोडीन, कार्बन, देन सल्फर, फास्फोरस, इन सब की रिएक्शन करवाते हैं हम लोग HNO3 के साथ। क्या देगा बेटा, क्या देगा, जब हम इनकी रिएक्शन करवाएंगे HNO3 के साथ तो बेटा देखो, आयोडीन गिव आयोडिक एसिड HiO3 प्लस ये वाटर तो बेटा सबके साथ देगा, ध्यान रखना। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, फॉस्फोरिक एसिड। सो बेटा कितना याद करने की टेक्निक है, आयोडीन, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस। आयोडीन चेंज टू आयोडिक एसिड, कार्बन चेंज टू कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर चेंज टू सल्फर डाइऑक्साइड, फास्फोरस चेंज टू फास्फोरिक एसिड, वाटर सबके साथ देगा। और बेटा इन सबके साथ कौन सा गैस निकालेगा, केवल एक कार्बन के साथ N2O गैस, ये एक्सेप्शन केसेस को ध्यान रखो, बाकी सबके साथ ये NO2 इट मींस इधर कार्बन उधर जिंक, बाकी सबके साथ कौन सा गैस देगा, ये गैस देगा NO2 गैस। ओके, आप इधर एक बेटा एक कॉमन दिख रही है आपको, क्या कॉमन दिख रही है आपको इसमें बताओ। इसमें अगर नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है, अगर ये नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है बेटा, आपने गौर करोगे इसमें, अगर ये नॉन मेटल से आयोडीन से रिएक्ट कर रहा है, आयोडिक एसिड, कार्बन से कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर से कर रहा है सल्फर डाइऑक्साइड, फास्फोरस कर रहा है फास्फोरिक एसिड, केवल कार्बन के साथ NO2 गैस दे रहा है, बाकी सबके साथ ये NO2 गैस दे रहा है बेटा। कार्बन के साथ ये N2O गैस दे रहा है, बाकी सबके साथ ये, बाकी सबके साथ क्या दे रहा है ये, बाकी सबके साथ NO2 गैस दे रहा है। ओके, नाउ इस रिएक्शन को नोट करो बेटा, फिर हम आगे करते हैं इसका यूजेस। ओके ओके बेटा, सो आगे देखो इसमें क्या था बेटा, नाउ यूजेस। अगर हम यूजेस की बात करें, इससे पहले बता दूं बेटा मैं आपको, जो एक्वारेजिया का नाम सुना होगा आपने, ये क्या करती है बेटा, इसमें दैट इज 1 पार्ट ऑफ HNO3 एंड 3 पार्ट ऑफ HCl, 1:3 का रेशियो होता है। ये एक्वारेजिया सॉल्यूशन जो होती है बेटा, इसमें जो नोबल मेटल्स है, नोबल मेटल्स मतलब जैसे कि गोल्ड, प्लैटिनम, वो भी डिजॉल्व हो जाती है। गोल्ड और प्लैटिनम किसी से रिएक्ट नहीं करती बेटा। आपने देखा होगा जब भी आप कहीं गोल्ड के दुकान पे जाते हो तो जैसे गोल्ड को आप साफ करवाते हो तो क्या करते हैं, वो लोग भी आपके गोल्ड को एक्वारेजिया सॉल्यूशन तुरंत डालते हैं और तुरंत निकालते हैं। क्यों, अगर उस गोल्ड को, अगर जैसे मान लो ये एक्वारेजिया का सॉल्यूशन है, इसमें गोल्ड ऐड कर दिया, अगर गोल्ड को ज्यादा देर तक छोड़ देंगे तो क्या करेगा, वो उस गोल्ड को डिजॉल्व कर लेगा और सारा गोल्ड सॉल्यूशन में चला जाएगा। तो आपने देखा होगा कभी भी गोल्ड को जब वो आप देते हो जिस इसको क्लीन कर दो तो वो क्या करता है, वो एक्वारेजिया सॉल्यूशन में डालता है, हल्का तुरंत डाला, निकाला और उसको फिर ब्रश से ऐसे हल्का हल्का मारता है, तो क्या होता है, उसमें कुछ गोल्ड के पार्टिकल डिजॉल्व हो जाते हैं जो हमें दिखते नहीं बेटा, वो गोल्ड के पार्टिकल उसके अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं, वो हम उनको देख नहीं पाएंगे। सो फिर बाद में क्या करते हैं, उसी गोल्ड को फिर से वो सेपरेट करके, और तो जितने भी गोल्ड के जो शॉप होते हैं उनके जो भी ऑनर्स है वो देखना, वो इन्हीं से अगर दिन भर में मान लो उनके पास 20 कस्टमर भी गए तो 20 कस्टमर का क्या करते हैं, वो वहां से कुछ पार्टिकल गोल्ड का आ गया, उनको कलेक्ट किया, कलेक्ट करके उनको सेपरेट किया, अब कुछ ना कुछ गोल्ड मिल जाता है। ओके बेटा, सो दैट द एक्वारेजिया सॉल्यूशन, एक्वारेजिया क्या होता है, 1 पार्ट ऑफ HNO3 एंड 3 पार्ट ऑफ HCl।
ये क्या होता है बेटा, ये दे डिजॉल्व इन एक्वाइज सॉल्यूशन। कौन? गोल्ड एंड प्लेटिनम। क्या होता है बेटा, ध्यान दो, इसमें जो ये एक्वाइज है HNO3 एंड HCl, ये होता क्या है, इसमें पहले NOCl बन जाता है, देन H2O एंड प्लस आपका ये Cl। ध्यान दो, ये जो एक्वाइज सॉल्यूशन है इसमें ये नाइट्रोसिल कंपाउंड, नाइट्रोसिल क्लोराइड, वाटर और Cl, ये Cl उस गोल्ड या प्लैटिनम के साथ बेटा रिएक्ट करता है और क्या बन जाता है, ये Au प्लस Cl Pt प्लस Cl, यहाँ 3 AuCl3 और PtCl4। तो बेटा ये जो सॉल्यूशन के फॉर्म में डिजॉल्व हो जाती है और वो इस सॉल्यूशन में एक्वाइज में डिजॉल्व हो जाती है। फिर से इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, तो ये गोल्ड अलग हो जाता है और प्लैटिनम अलग हो जाता है। तो ये एक्वाइज सॉल्यूशन दैट इज द 3 पार्ट ऑफ HCl एंड 1 पार्ट ऑफ HNO3। मतलब नाइट्रिक एसिड में यदि HCl डालते हैं 3 पार्ट, तो वो गोल्ड को भी डिजॉल्व कर देती है, वो बेटा वो गोल्ड को भी उसके अंदर डिजॉल्व कर देती है। ओके, नाउ नेक्स्ट बेटा नाइट्रिक एसिड का यूजेज में कुछ नहीं है, सिंपल है बेटा। यूज में अगर देखें तो इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, फर्टिलाइजर में यूज होती है जो कि। इसके बाद यूज एज एन ऑक्सीडाइजर इन रॉकेट फ्यूल में हम डालते हैं HNO3 को ऑक्सीडाइजर के रूप में। थर्ड, पिकलिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील एंड एचिंग ऑफ मेटल की अगर एचिंग करनी होती है, एचिंग जानते हो ना, जैसे गिलास के साइड से कोर्स, जैसे आप देखो ना गिलास की जब कटिंग होती है तो बहुत शार्प हो जाती है साइड से, उनकी एचिंग, उनको स्मूथ किया जाता है, ऐसे ही मेटल को भी स्मूथ किया जाता है बेटा। तो एचिंग ऑफ मेटल्स ये नाइट्रिक एसिड से होती है। एंड बेटा अगर यूज की बात करें तो नाइट्रोग्लिसरीन, ट्राइनाइट्रोटोलीन, तो यूजेज में अगर हम बात करें तो ट्राइनाइट्रोटोलीन, आपने TNT का नाम सुना होगा। ये TNT क्या होती है बेटा, ये एक्सप्लोसिव सब्सटेंस है, तो ये बॉम्ब वगैरह में काम आती है। TNT दैट इज ट्राइनाइट्रोटोलीन। So TNT, trinitrotoluene, okay, these are used in making of the bombs. So बेटा इसके बाद जो फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस आपके सिलेबस से कट गया बेटा। अब मैं बता दूं आपको, फॉस्फोरस इसी ग्रुप का जो सेकंड एलिमेंट है, नाइट्रोजन के पास फॉस्फोरस आता है। फॉस्फोरस के मेनली 3 आइसोटोप्स हैं। कौन कौन से? मतलब 3 एलोटोप्स हैं। कौन कौन से बेटा? 3 एलोटोप्स, व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस एंड ब्लैक फास्फोरस। तो बस ये फॉस्फोरस has 3 isotopes, that is the white, black and red। तो white, red and black phosphorus। ओके बेटा, तो इस टॉपिक में इतना ही है। आपके सिलेबस में फॉस्फीन ये पूरा डिटेक्ट हो गया, हैलाइड्स ऑफ फॉस्फोरस वो भी डिटेक्ट हो गया है, और जो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस वो भी हट गया। मतलब फॉस्फोरस का एक टॉपिक ही पूरा हट गया बेटा। ओके, नाउ अब हम नेक्स्ट करते हैं बेटा। नेक्स्ट इज द group 16 element। okay, so next topic is group 16 elements, that is the group 16 element, group 16 elements। इस ग्रुप में क्या बेटा, इनको बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ऑक्सीजन है। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। सो देयर आर 6 एलिमेंट। पोलोनियम तो बेटा यहाँ का रेडियोएक्टिव है, तो हम ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम एंड टेलुरियम के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, सो इसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली। क्यों? बिकॉज फर्स्ट एलिमेंट इज ऑक्सीजन। इस ग्रुप के एलिमेंट को हम बोलते हैं चैल्कोजेंस। चैल्कोजेंस क्यों कहते हैं बेटा? ये आपने अभी जो ओर्स का चैप्टर वैसे आपके सिलेबस से रिड्यूस हो गया, रिडक्ट हो गया बेटा, तो उसमें आपने देखा था और जितनी भी ओर्स होती हैं, चाहे देखो एल्यूमिनियम की ओर्स, बॉक्साइट 10th में पढ़ा होगा आपने 10th में भी देखा था ना ओर्स का, हेमेटाइट Fe2O3, जिंक के जो ओर्स होते हैं, जिंक सल्फाइड, जिंक ब्लेंड,
ZnS। तो ये क्या है, आप अगर जितने भी कोर्स देखोगे ज्यादातर ऑक्साइड के फॉर्म में या सल्फाइड के फॉर्म में होती है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, चैल्को मीन्स बेटा कोर्स, जेन मीन्स फॉर्मेशन। तो कोर्स के फॉर्मेशन में इसका यूज होता है बेटा। जितने भी ओर्स है उन सब में क्या होगा, ये इसी ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं। सो दीज आर कॉल्ड चैल्कोजेंस। ओके, अगर हम देखा जाए तो ऑक्सीजन को देखिए बेटा, ऑक्सीजन द मोस्ट एबंडेंट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑन अर्थ। इट फॉर्म अबाउट 46.6% ये हमारे अर्थ क्रस्ट में होती है बेटा। ओके, इट इज द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ सिलिकेट मिनरल। सिलिकेट का फॉर्मूला देखोगे तो SiO4 में ऑक्सीजन होती है। सिलिका जो सैंड होती है उसमें SiO2 होती है। ओके बेटा, तो ये सब होती है। ओजोन, आप अगर देखो उसकी बात करोगे, ओजोन लेयर होती है बेटा, वो उसका मेन फंक्शन क्या है, ये आपका प्रोटेक्ट करती है। किससे, ये मेन आपका प्रोटेक्ट करती है किससे, सन से। सन में जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती है, जो सन से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती है उसको ये बेटा एब्जॉर्ब करती है। ओके, एटमॉस्फेयर में बताइए आपको अप्रोक्सीमेट 20.946 मतलब अप्रोक्सीमेट 91% ये एटमॉस्फेयर में होती है ऑक्सीजन, जिसको हम यूज करते हैं बेटा। ओके, सल्फर 16th मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट होती है। ये ज्यादातर ओर्स के फॉर्म में होती है बेटा, कंबाइंड स्टेट में होती है। ओके, नाउ ये सब तो बेटा ये सब सिंपल टॉपिक था। ओके, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। नाउ अब हम इनकी बात करेंगे एटॉमिक प्रॉपर्टी के बारे में। सो एटॉमिक प्रॉपर्टी के बारे में हम इनके बारे में स्टडी करते हैं। एटॉमिक प्रॉपर्टीज बेटा वही याद है, साइज, कॉन्फ़िगरेशन, ये सब। तो सबसे पहले आ जाए बेटा कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें बेटा तो क्या होता है, जैसे ऑक्सीजन का देखें 8, इसका 16, तो 1s2 2s2 2p4 ये ऑक्सीजन का हो गया। सल्फर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p4। अब देख लो 2s2 2p4 3s2 3p4 5s2 5p4 4s2 4, इसका नेक्स्ट आ जाएगा 4s2 4p4। तो बेटा इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, NS2 NP4 NS2 NP4। तो इसका जनरल, अगर हम इसकी बात करें जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेटा, तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा बेटा, NS2 NP4। ओके, नाउ एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। सेकंड बेटा एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। अगर एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई की बात करें बेटा, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई की बात करें, आपको पता बेटा डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज, इट मींस डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज। सो डाउन द ग्रुप क्या होगा, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज। ओके, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस। क्यों बेटा, क्यों इंक्रीजेस, क्योंकि डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज। सेम व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अभी हम ग्रुप की बात करें तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा बेटा, साइड डिक्रीज। क्यों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज। नेक्स्ट आयनाइजेशन थेरेपी की बात करें, अगर आयनाइजेशन थेरेपी की बात करें बेटा, आयनाइजेशन थेरेपी या एनर्जी, तो क्या होता है, डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज, इट मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज मींस आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज। तो डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज। अब बात करते हैं लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, साइड डिक्रीज होगी तो क्या होगा बेटा, अगर साइड डिक्रीज होगी तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगा। तो डाउन द ग्रुप साइड इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज। डाउन द ग्रुप साइड इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज। तो बेटा डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन डिक्रीज होगी। लेकिन मैंने बताया था आपको ऑक्सीजन और सल्फर वाले केस में
ऑक्सीजन और सल्फर वाले केस में क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन का साइज छोटा है तो इसका इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ज्यादा होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। क्यों? ऑक्सीजन सल्फर में देखा जाए तो सल्फर का ज्यादा होता है। रीजन क्या है? मैंने बताया था आपको पहले भी कि ऑक्सीजन और सल्फर में ऑक्सीजन का साइज इतना स्मॉल है कि इलेक्ट्रॉन को नहीं आने देती है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू स्मॉल साइज एंड मोर 2p इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इन ऑक्सीजन, सो द इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ऑफ सल्फर इज मोर देन ऑक्सीजन। जबकि डाउन द ग्रुप क्या होना चाहिए? डाउन द ग्रुप बेटा कम होना चाहिए, जबकि उल्टा है यहाँ पे। ये एक्सेप्शन केस है, ध्यान रखना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें बेटा तो क्या होगा? डाउन द ग्रुप क्या होता है? टेंडेंसी टू अटैक द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को कौन अटैक करता है? इलेक्ट्रॉन को बेटा न्यूक्लियस अटैक करता है। तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना डिस्टेंस पर रहेगा, न्यूक्लियस से जितने डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या होगा? उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही कम होगा। तो कम होगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। तो क्या होगा? डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। क्यों? अगर साइज इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा डिक्रीज होगी। ओके, सो आप लोग यहाँ पे बेटा इसकी प्रैक्टिस करोगे। आज इस वीडियो में यहीं करते हैं लोग। आपके होमवर्क में क्या है बेटा? तो डू, आपके कल असाइनमेंट का टेस्ट है बेटा चैप्टर फर्स्ट, तो रिवाइज चैप्टर फर्स्ट फॉर टेस्ट में आपका जो असाइनमेंट है वो असाइनमेंट करोगे। तो असाइनमेंट टेस्ट, तो ये असाइनमेंट आप लोग करोगे, ये आप लोगों को कल आपको करना है बेटा, ठीक है ना। सो रिवाइज द चैप्टर फॉर, आज के लिए चैप्टर फर्स्ट का रिवीजन है। तो 16 का पता है आपको, 16 को उसका केमिस्ट्री का टेस्ट है, तो वो आप उस असाइनमेंट को आपको उस पर सॉफ्टवेयर डाल दिया जाएगा, आप इसको करोगे, ठीक है बेटा। तो इस वीडियो में हम लोग ये से करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे ग्रुप 16 का इससे आगे डिस्कस करते हैं। ओके, सो यहीं तक करते हैं बेटा हम लोग।